हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आप देख पा रहे हैं होम स्क्रीन पे कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा यानी जैक के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर यानी जो सेट पेपर अवेलेबल करवाया गया है फिजिक्स का, उसको मैं यहाँ पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। इसके लिए आपको समय मिलेंगे 1.5 घंटे, 35 मार्क्स के हैं और ये क्लास 11th के लिए है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं पूरा का पूरा कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर करते हुए बढ़ूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, डिग्री है, रेडियन है, स्टेडियन है। ओके, द सेकंड ऑप्शन है लेंथ, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। थर्ड ऑप्शन है पाउंड, डॉलर, रुपए। अगला है किलो, पाउंड एंड गैलन्स। ठीक है, तो आपको पूछा है फिजिकल क्वांटिटीज़, तो टोटल होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, एक लेंथ के लिए एल होता है, मास के लिए एम, टाइम टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के क्या होता है कैंडला। 1 2 3 4 5 6 6 7, ठीक है, 7 तरह को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। इसके बाद जो कुछ भी डिराइव होके आएंगे उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं, उसे हम कहते हैं डिराइव। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं जो सॉलिड एंगल होता है उसका याद रखिएगा। सॉलिड एंगल के लिए क्या होता है, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट के लिए क्या यूज़ करें, स्टेडन। ठीक है, वो क्या है, सब फंडामेंटल के कैटेगरीज में आ जाते हैं जिसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बट आपसे पूछा गया था फिजिकल क्वांटिटीज़, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन, इसमें से कितने का सेम डायमेंशन होता है। तो सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता होना चाहिए इम्पल्स और मोमेंटम इसका आंसर होने वाला है। क्योंकि इम्पल्स जो होता है जिसको हम लोग डेल पी यानी चेंज इन स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स एंड इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो आपको पूछा गया था यहाँ सेम। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें तो और ऐसा कोई ऑप्शन क्लियर से पूछा था सेम डायमेंशन, तो सिंपल सा है, आपके लिए बी आंसर होगा। ओके, अब अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के है द ऐसा यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट। सर कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट है, देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। ओके, पहला मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलम। कूलम तो होता नहीं है, कूलम के लिए एम्पियर होता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हो गया गलत। ओके, मीटर, न्यूटन, न्यूटन भी नहीं होता, न्यूटन भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और लक्स, लक्स भी डिराइव्ड है। तो जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए है, जिनको मैंने अभी तुरंत बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो जो दूसरा चैनल है न्यू वे एकेडमी, वहाँ पर डिटेल में पूरा का पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपके पास उतना समय नहीं है, इसलिए आप केवल आंसर देख सकते हैं। ओके, मैं केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप हिंदी में आप समझ जा रहे होगे। देखिए रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए रिजोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द बाइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मेजर ऑफ द सिस्टमैटिक एरर, द स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली और नन ऑफ दिस। ओके, तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है, ऐसे तो अगर ऑप्टिक्स के हिसाब से आप रिजोल्यूशन देखने जाते हैं तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों को सेपरेटली देखने की कैपेबिलिटी। ओके, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन निकालते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं नहीं। यहाँ पर सिंपल पूछा कि रिजोल्यूशन ऑफ द डेटा की बात की जाए तो क्या है, बाइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कितना बाइस्ड है। ठीक है, मेजर ऑफ द एरर, तो एरर की बात नहीं किया जा रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली, तो यही चीज़ है, किसका राइट ऑप्शन होगा सी के। स्मॉल अमाउंट ऑफ जो आपने इनपुट सिग्नल दिया है उसको क्या हो जाए, उसमें जो चेंज आ रहा है जिसको आप रिलायबली यानी रिलायबल होकर मेजर कर सकते हैं, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, अगला है कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि ये इंडिविजुअल, ये डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू के बीच में, यानी जो एरर आप निकालते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है, मैं ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट करते करते आप जा सकते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी का क्यूब के बारे में, तो क्यूब से तो कोई रिलेशन नहीं होता है। सेकंड में स्क्वायर बोल दिया तो वहाँ पे ही वो क्रॉस हो गया। दूसरे बोले टू इंडिविजुअल, केवल दो ही के बीच में, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ओके, एक है कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट में हर इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू के बीच में जो चेंज आता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ओके, और उनका जब मीन निकाले तो मीन एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। ओके,
बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉय स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से फ्रॉम ए टू अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, ओके, एंड रिटर्न टू ए। इफ़ ही टेक्स 1 आवर टू डू, से एवरेज वेलोसिटी, सीधा आंसर है 0। दिमाग लगाना है, सिंपल सा। आप मुझे बताइए, जब कोई बॉडी ए से बी गया और फिर से वो ए आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट द सिंपल आंसर इज 0, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इन 8 मीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन। कोई बॉडी है, सिंपल सा है, जो डेटा गिवन है उसको सबसे पहले यूज़ करते हुए रेस्ट में, यानी इसकी यू की वैल्यू 0 दी हुई है, ओके, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इफ़ इट्स वेलोसिटी, ओके, अगर इसकी वेलोसिटी मेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 32 मीटर हो जा रहा है, कितना और कितना का वेलोसिटी अटेंड कर ले रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड, तो आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा, मैं यहाँ पे ग्रीन इसी स्क्रीन पे बताऊँगा, तो आपको सिर्फ इसको नोट करना है, ओके। देखिए क्या कैसे करके, मैं थोड़ा सा चलिए इसको जूम करके आपके लिए स्पेस बना देता हूँ। जो डेटा है ध्यान से देखिएगा कि आपके पास u0 है, v आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट है 32 मीटर। तो आपको पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as, ओके, यानी यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 32, ओके, और सॉरी यहाँ पर a ही आपको निकालना है, तो यहाँ 64 और यहाँ पर भी 64a, तो दैट इज़ a इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा, ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो दैट इज राइट आंसर इज मीटर पर सेकेंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल फॉर t सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाई इट 16 मीटर, द टाइम ट्रैवल t इज, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कोई बॉडी है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो रेस्ट से है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और वो t सेकेंड के लिए ट्रैवल करता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और इस बीच में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 16 मीटर, तो बताइए इसमें कितना टाइम लगा। तो सिंपल सा है, ओके, कलर इसका हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इक्वेशन लगाइए, ओके। s आपका है दिया हुआ 16, u कितना है 0, प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, t और t कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बच जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो दैट इज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ओके। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ओके, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ओके, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इफ इट्स ट्रैवल विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, कितना का एक्सेलरेशन आ गया है बॉडी में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ चुका है, ओके, थोड़ा सा। तो द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, तो तीसरे सेकेंड में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है ये आपसे निकालने का गया है, ओके। ऑप्शंस है 9 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर और 10 मीटर, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले आपके पास बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, ओके, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा भाई। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 दी हुई है और ये कितना का एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर बोला इस डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड एंड ऑफ 3 डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स इज, तो कितना इसने 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ओके। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अगर हम लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो u आपका 0 है, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे भी आपका 0 हो गया, 1/2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इसका मतलब क्या हो गया 9 मीटर, यानी बॉडी ने स्टार्ट से लेकर 3 सेकेंड के बीच में बॉडी ने कितना मीटर डिस्प्लेस किया है, 9 मीटर डिस्प्लेस किया, ओके। तो ये आपका आंसर तो आ गया है 9 मीटर, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला क्या गया था, थोड़ा सा और समझिए, इट डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, तीसरे सेकेंड के एंड में, ठीक है,
उसने कितना डिस्प्लेस किया, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक तरीके से इसका आंसर तो 9 मीटर आ चुका है, बट देर इज़ सम डाउटफुल थिंग इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको बोला गया कि एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स इज, ठीक है, तीसरे सेकंड के अंत में है कितना है। तो उस हिसाब से ये तो कंप्लीट जर्नी के बात हो गया, 9 मीटर हो गया। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि 3 सेकंड के अंत में, मतलब उसने 0 से 3 सेकंड और 3 से बीच में 4 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसे कैसे करके निकालेंगे, सबसे पहले बात ये है, ठीक है। तो देखते हैं इसे। तो सबसे पहले आपको पता क्या है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो हमेशा से 0 है स्टार्टिंग में, और एक्सेलरेशन इसमें 2 दिया हुआ। सपोज कीजिए 3 सेकंड के लास्ट में उसके पास कितनी वेलोसिटी होती, 6 मीटर पर सेकंड, और चौथे सेकंड के अंत में इसके पास कितनी वेलोसिटी होकर यही इक्वेशन लगाते तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के साथ 0 + 2 × 4 यानी 8। ओके, तो दैट मीन्स है कि पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा होगा, ओके, पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा होगा 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जर्नी में, तो उस समय यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर कितना था, 8। तो यानी u हो गया 6 और v हो गया 8, और टाइम इस बीच में उसको लगा है 1 सेकंड। ओके, तो देखते हैं कितना इसे इस 1 सेकंड के गैप में कितना ट्रैवल कर रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ से हमें क्या आना चाहिए बताइए, कि हम लगाते हैं v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो बता सकते हैं, आप देख सकते हैं v की जो वैल्यू थी यहाँ 8 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर और 2 × 2 × s। तो इसे आप सॉल्व कर रहे हैं, 64 - 36 इज इक्वल टू 4s। तो यहाँ से आपका हो गया है 8 और यहाँ से 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 4s, तो s का वैल्यू 7 मीटर आना चाहिए। बट ऐसा कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, तो यू हैव टू गो विद द ऑप्शन 1, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर यू। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड मेक्स डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर नॉर्थ। तो आंसर होगा, रिजल्टेंट पूछा है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए 5 मीटर होगा। ओके, सिंपल सा कुछ नहीं करना, एक बॉडी ईस्ट की तरफ जा रहा था, वो 4 मीटर गया, फिर वो क्या हो रहा है 3 मीटर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसके, तो ये 5 मीटर किधर गया है, नॉर्थ ईस्ट में गया है। तो आपसे से मैग्नीट्यूड पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। एक कोई बॉडी है जो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एक बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड यानी v इसकी कांस्टेंट है, तो इट्स हैड इनवर्ड एक्सेलरेशन, इट कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन एंड आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो इट एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड एक्सेलरेशन, ओके, जिसको आप सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो एक पहला तो ऑप्शन होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बदलती जाएगी। तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। नो एक्सेलरेशन वाला ही केस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी सेंट्रीफ्यूगली क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, ऑप्शन डी क्या बोलना चाह रहा है, इट हैज़ एन आउटपुट रेडियल एक्सेलरेशन, नो, इट हैज़ इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हम इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन इज कंस्टिट्यूट अ कपल इज लीनियर वेलोसिटी इज प्रोड्यूस। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम के साथ डी ओमेगा बाई डी टी चेंज हो रहा है, तो इट क्रिएट्स एन अल्फा, यानी एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोड्यूस। ओके, अगला बोल रहा है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू द 4 times द टाइम नीडेड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अगला बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है थ्राइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू द टाइम नेसेसरी टू रीच मैक्सिमम हाइट और ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू
मैक्सिमम हाइट। देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि बॉडी को प्रोजेक्टेड किया गया है, वो ग्राउंड को लेवल को रीच कर रहा है, तो बताना है कि जब वो बॉडी यहाँ से बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कंप्लीट जर्नी में जो टाइम लग वो किसके बराबर है, तो सिंपल सा है कि कहाँ क्या है, इक्वल टू द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ओके, यहाँ पे ट्वाइस, देखिए एक फोर्थ ऑप्शन को देखिए ध्यान से, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम, यानी बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, जिसको आप टाइम ऑफ एसेंट, और आपको पता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, तो एसेंट का टाइम अगर t1 है, डिसेंट का टाइम t2 है, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टाइल मोशन यू हैव ऑल्सो लर्न दैट t1 एंड t2 आर इक्वल। तो t1 एंड t2 अगर इक्वल है तो यहाँ से दो उसका दोगुना नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 2t1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, सिंपल सा है, फैक्ट वाली बात है, इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी नॉट ट्रैक्टर। पता नहीं इस वाले ऑप्शन को ट्रैक्टर देने का क्या मतलब था, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। ओके अच्छा, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि व्हेन अ बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स, ओके द पैसेंजर्स fall in the bus falls forward, this is explained by Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law, by the law of conservation of momentum। तो सिंपल सा बात है, आप इसे क्लास 9th की बुक में ही पढ़ते हैं कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि जब आप बस में बैठे होते हैं तो क्या बोल रहा, बस सडनली स्टॉप, बस चल रही होगी, आप बस अचानक रुकी, आपका पैर भी रुक जाता है, लेकिन आपकी बॉडी आगे की ओर मोशन करते रहना चाहती है, इससे कहते हैं इनर्शिया को बनाए रखने की टेंडेंसी, दैट इज एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, पैसेंजर सिटिंग इन द बस मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड्स, ओके मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड feels pushed backward whenever the bus accelerated forward. The type of force is gravitation force, okay, real force, frictious force और shadow force और frictional force। okay, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पैसेंजर सिटिंग ऑन द बस, एक बस में पैसेंजर बैठा मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड फील्स पुश्ड बैकवर्ड, वो पीछे की ओर पुश करता है, व्हेन द बस इज एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड, जब बस आगे की ओर एक्सेलरेट होता है, तो इसका सीधा रीजन है इट एक्सपीरियंस सूडो फोर्स, जो कि एक फिक्सस फोर्स होता है कि बस अगर एक्सेलरेट होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्रेम में, नॉन यूनिफॉर्म फ्रेम में आने के कारण से वो फिक्सियस फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यही होता है सूडो फोर्स। क्या होता है, फेक फोर्स होता है, जो होता तो नहीं है बट वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बॉडी पे ऑपरेट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg ट्रैवलिंग with a uniform velocity of 2 meter per second, its momentum, one of the simple question that is simple है, momentum is equal to, आपको पता है mass into velocity होता है। कलर क्यों नहीं काम कर रहा है, देखिए जस्ट ए मिनट, P is equal to, यहाँ तो काम करना चाहिए। ओके, आपको पता है P is equal to M into B, मास जो है वो 5 है, वेलोसिटी है 2, यानी 10 इज योर आंसर, 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये आपको शायद ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, द मास ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, यानी आपसे क्या बोल रहा है कि जो मास होता है वो फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो होता है। आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम, न्यूटन सेकेंड लॉ। हालांकि ये स्टेटमेंट आप गलत बोल सकते हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ बच्चों को कभी कि F इज इक्वल टू एम इज़ नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ। आपको हमेशा क्या कहना है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो उसी का एक रिजल्ट आता है F इज इक्वल टू एम ए। खैर क्वेश्चन पे यहाँ फोकस करते हैं, मास इज गिवन बाय फोर्स बाय एक्सेलरेशन, तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, फोर्स बाय एक्सेलरेशन जो है तो वो क्या है, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास। क्या है मास, कैसा मास की बात की जा रही है, इंटरनल मास की बात की जा रही है। ये कौन सी मास है, इंटरनल मास, ना कि ग्रेविटेशन, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, the force is applied parallel to the surface to move the body, the friction force developed act normal to the upward surface, normal to the surface downward along the direction of applied force और opposite to the direction of applied force। यानी क्या रहा है कि कोई बॉडी है वो ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, उस पर आपने एक फोर्स लगाया F आगे की, और उस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहता है, तो सीधा है बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर है।
तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक आई होप कि आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? तो याद रखिएगा ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट फोर्स आएगा ग्रेविटेशन फोर्स और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आ जाता है वो है आपका यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, रैंक 1 में जो रैंक 4 सॉरी यहाँ पे पूछा था ऑर्डर में, तो रैंक 4th इन द स्ट्रेंथ वाइज में वो 4th में आता है और स्ट्रेंथ वाइज में रैंक 1 पे आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, उसके बाद अगर आप ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट मैं दूंगा न्यूक्लियर को, सेकंड वीक न्यूक्लियर को, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, चौथे ग्रेविटेशन को। ओके, ये ऑर्डर होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटेस्टेड टू द सैटेलाइट इज एन इनर्शियल फ्रेम, एब्सोल्यूट फ्रेम एट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार, नॉन इनर्शियल ग्रेविटेशन। तो सीधा इसका आंसर है नॉन इनर्शियल। सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में जो अर्थ से सैटेलाइट है, ओके, अब ये सैटेलाइट पे भी डिपेंड करता है कि सैटेलाइट कैसा है। सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसके रिस्पेक्ट में आप उसको हमेशा इनर्शियल में देखेंगे, बट नॉन मोस्ट ऑफ द केसेस में सैटेलाइट इज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस। एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है? m है, वो फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है। ओके, द फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शन फोर्स F इज डेवलप्ड प्रोपोर्शनल टू द। सिंपल सा बात है, आप मुझे बताइए कि कोई ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, आपने उस पर फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? केवल नॉर्मल रिएक्शन पे। तो पहला बोला स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, नहीं, मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी और रेसिप्रोकल ऑफ द इस बॉडी। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम करके क्लियर करके समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, उसको सरफेस पे रखा हुआ। एक चीज़ बताइए, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन का मिलेगा। आपने एक फोर्स लगाया एफ इज, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगता है। तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन होता है, और यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम से एन इज इक्वल टू आपको एम जी इक्वल दिखाई, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो इसमें एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? देख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से F इज इक्वल टू म्यू एम जी, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। ओके, क्लियर है? तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मशीन गन फायर्स बुलेट ऑफ 40 ग्राम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1444 न्यूटन। ठीक है, हाउ मेनी बुलेट कैन बी फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला कि एक बॉडी है जिसके बुलेट है जिसकी मास कितनी ग्राम दी हुई है? 40 ग्राम दी हुई। कितना ग्राम दिया हुआ? 40 ग्राम। 40 ग्राम को आप किलो में ला सकते हैं। वेलोसिटी है 1200 मीटर पर सेकेंड, और वो गन जब छूट रहा है तो उस पर वो 149 न्यूटन का 144 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कितने बुलेट छूट गए पर सेकंड के हिसाब से। तो सिंपल सा है, आपको करना क्या है यहाँ पे, सिंपल सा एक चीज़ बताइए, आपको सीधा नंबर ऑफ बुलेट निकालना है। मैं इतना बताता हूँ, फोर्स है टोटल बाई एक का बुलेट, यानी एक का मोमेंटम F बाई एम बी। फोर्स कितना है? इतना। और मास कितना है? 40 ग्राम। तो 40 बाई ग्राम के लिए होता है 1000 से डिवाइड। ओके, जी का वैल्यू सॉरी जी का है वेलोसिटी का वैल्यू है 1200। कितना है? 1200। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, और अच्छा यहाँ से आप देख सकते हैं 12 को 12 बार में कट जाता है, ये इतना बार में कट गया, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 बन जाता है। क्लियर है? वन ऑफ द सिंपलेस्ट आंसर। तो ध्यान से अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको क्लैरिटी जरूर आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रैवलिंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी है, सिंपल है, मास है और उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, हाफ mv²। तो हाफ मास कितना है आपका? 10 है, वेलोसिटी कितना है? 5 का स्क्वायर 25। तो इसको इससे काट दिया तो आप देख सकते हैं 125 जूल। ओके, सिंपल सा 125 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। द क्वांटिटी ऑफ वर्क ओके ऑफ 1000 जूल इज डन ऑन 2 सेकेंड पावर। तो सिंपल सा है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, और आपके पास टोटल जो वर्क है वो है 1000 जूल और टाइम आपको 2 सेकेंड लगा है, यानी आपका 500 वाट। ओके, 500 वाट, जिसको आप एग्जाम में 0.5
किलोवाट भी लिख सकते हैं, ओके, बट यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द टोटल एनर्जी है। कोई बॉडी है वो 10 kg का है, उसे मूविंग अप टू अ हाइट ऑफ, उसको 2 मीटर के हाइट पर रखा गया है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ से ऐसा, तो टोटल एनर्जी क्या हो सकता है कि जब बॉडी है किसी, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लैरिटी ला सकती थी। जो सैम्पल पेपर जो बनाने वाले हैं उसको मैं एक कुछ बात कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी क्वेश्चन को और क्लैरिफाई करना चाहिए था। हालांकि क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चन इससे आसान नहीं हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना। A body of mass 10 kg moving at a height of 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी टोटल एनर्जी, तो देखिए यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होता है, सिंपल है। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं हाफ, मास कितना है आपके पास, मास कितना है 10 और वेलोसिटी कितना है आपका 2 का स्क्वायर 4, ओके। तो इसको जब हम इससे कट कर रहे हैं तो यहाँ से एक साइड से काइनेटिक एनर्जी तो 20 जूल आ जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी हम जब हम निकालेंगे mgh, मास आपका कितना है 10, g का वैल्यू 9.8 और हाइट कितना है 2 मीटर, तो यहाँ से हम लोग काट देते हैं तो 9 2 16, 18 और 1 हो जाता है 19, ओके। तो यहाँ से 19 और यहाँ से आपका 20, तो दैट मीन्स 216 जूल इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिला के आ जा रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। 2 masses ऑफ 1 kg एंड 4 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। ओके, दो बॉडी है जिनके मासेस 1 kg और 4 kg है, तो उनके मैग्नीट्यूड लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 2m ke, ओके, P इज इक्वल टू √2m ke। तो अगर हम बात करते हैं दो बॉडी यानी P2 बाई PM की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब वो मासेस पर डिपेंड करता है, m2 बाई m1, ओके, m2 बाई m1। हालांकि आपको ऐसे निकालना बोला गया था P1 बाई P2, तो यहाँ पे m1 बाई m2, तो 1/4, ओके, 1/4 दैट इज 1/2 इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, वो कितना आएगा mgh के बराबर ही आएगा। तो मास कितना है 100, g का वैल्यू है 9.8, ओके। थोड़ा सा चलिए आराम से लिखते हैं यहाँ पे, देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर सिंपल होगा यहाँ पे जितना वर्क डन होगा mgh, m कितना है 100, g का वैल्यू कितना है 9.8 और हाइट कितना है 10 मीटर। तो यहाँ से हम लोग डेसिमल निकाल देते हैं 00, दैट मीन्स 9800 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। ब्लॉक ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द मास ऑफ 12 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, ओके। तो देखिए ध्यान से, एक बॉडी है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी सिंपल आई गिवन है, उसका 3 kg मीटर पर सेकेंड, 3 kg मीटर स्क्वायर, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 2 रेडियन पर सेकेंड, और उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है जितनी काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी है जिसकी मास कितना दिया हुआ है 12 kg, तो उस बॉडी के 12 kg वाले बॉडी की वेलोसिटी निकालना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी कोई बॉडी रोटेट करता है तो आप जानते हैं उसके पास एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वो किसके बराबर हो रहा है हाफ mv स्क्वायर के बराबर। हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो v निकालना है, तो v निकालने के लिए हम करना क्या पड़ेगा, देखिए आराम से देखिए, i की जो वैल्यू है, कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, i की जो वैल्यू है वो आपका 3 इंटू ओमेगा की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4, मास कितना है 12 और v का स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल आउट, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ओके। आसान शब्दों में आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोमेंटम l है। एक बॉडी है जिसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है l है। अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा को डबल कर दें और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दे, तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है L/2, L/4, 2L, 4L, ओके। तो देखिए ध्यान से, इसे हम जूम कर लेते हैं एक बार, तो आराम से समझने की कोशिश कीजिए कि एक बॉडी है जिसका, सपोज कीजिए कोई बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम है L,
ओके, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं इनके टर्म में, हाफ आप जानते हैं एल डॉट ओमेगा हो जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल अगर हम बात बोल रहे हैं तो आपसे पूछा नहीं काइनेटिक, जब आप एंगुलर मोमेंटम को डबल कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को आधा कर देते हैं। तो अगर मैं सिंपल बोलता हूँ यहाँ से, अगर आप एल लिखना चाहते हैं तो 2ke बाई कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ये फर्स्ट केस में एंगुलर मोमेंटम था। लेकिन जब आप इसको इसमें डबल कर देते हैं तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 2 का 2, काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी बाई 2, और एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दिए थे, डबल कर दिया, यानी 2 कर दिए थे। तो दैट मीन्स 2 काइनेटिक इतना बाई 4 इंटू ओमेगा, इस पूरे क्वांटिटी को जिसमें मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, सॉरी ये 1/4 को छोड़ के ये पूरा का पूरा पहले वाला एंगुलर मोमेंटम था, दैट मीन्स L/4 हो जाएगा, यानी L/4 होगा इसका आंसर। ओके, देखिए ध्यान से, यानी जो आंसर होगा वो L/4 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ रहे हैं। ए थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, चल ठीक है, इज रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा। ओके, तो सिंपल सा है कि आपको बोला गया है कि इंक्लाइंड प्लेन पर कोई एक रिंग है जो रोल करके नीचे आ रहा है, क्लियर है, और यहाँ पर इंक्लिनेशन कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो बताइए कि जब वो लीनियर एक्सेलरेशन कितना आ सकता है। ओके, तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए अगर हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसमें फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है g साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो अगर आप रिंग की बात करते हैं, यूनिफॉर्म रिंग की, तो रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, खुद वो क्या होता है, रिंग के लिए केस में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अगर यही वाला कोई सॉलिड डिस्क होता है वो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, और यहाँ g की वैल्यू कितनी और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करते हैं g इंटू साइन 30 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं साइन 30 जो होता है वो आपका होता है हाफ, तो बेसिकली आपका आ जाएगा g/2 और नीचे आपका 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल आएगा, दैट मीन्स g/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल मास पोजीशन ऑफ द एक्सिस। ओके, डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन mr² होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, मास का रेडियस ऑफ जायरेशन इंडिविजुअल पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass, that is angular momentum is directed along the axis. okay, अगर कोई बॉडी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो खुद भी एक्सिस के तरफ होता है, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ डिक्रीजिंग स्पीड, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑब्जेक्टिव, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, particle moves in a spiral path with decreases radius, the direction of the angular momentum remains constant। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका स्पीड घूम रहा है, तो उसका पाथ क्या होगा, विथ डिक्रीज, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसका पाथ धीरे धीरे स्पाइरल होते जाएगा, और जब जाके वो क्या होगा, फाइनली कंसाइड विद द रेडियस, यानी पार्टिकल्स मूव द स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग रेडियस। ओके, तो यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।